हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। साथियों, हम अपनी विजन आईएएस की अक्टूबर 2023 की मंथली मैगजीन को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम आपके सामने पार्ट 16 लेकर आए हैं जिसमें हम सोशल इश्यूज़ को ही कंटिन्यू करेंगे। आइए शुरू करने से पहले चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो साथियों, इसमें जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा चिल्ड्रंस प्रोलॉन्ग्ड यूजेस ऑफ सोशल मीडिया। न्यूज़ में क्यों रहा? देखिए, रिसेंट सर्वे किया गया, इसने दिखाया कि 60% जो शहर में रहने वाले बच्चे हैं वो 3 घंटे रोज़ अपना सोशल मीडिया पे दे रहे हैं या दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे दे रहे हैं। अब अलग अलग स्टेक होल्डर्स का क्या यूज़ है जो बच्चे इतना इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। देखो, पेरेंट्स की बात करें तो आज की सोसाइटी में, खासकर अर्बन सोसाइटी में जहाँ दोनों पेरेंट्स काम करते हैं, वर्किंग हैं, तो पेरेंट्स यहाँ पे प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाते अपने बच्चों को। जिससे क्या होता है कि जो मॉडर्न फिनोमिना है आईपैड किड का, वो और बढ़ता जा रहा है। इससे जो नौजवान यंग बच्चे हैं हमेशा आईपैड से चिपके रहते हैं, दूसरे स्मार्ट डिवाइस से चिपके रहते हैं। आपने अपने आसपास भी देखा होगा। इसके अलावा पेरेंट्स बच्चों को बहुत सोशल मीडिया दिखा देते हैं, है ना, सोनोग्राम पिक्चर्स वगैरह अपलोड करते हैं, पोस्ट करते हैं उनके एक्सपीरियंस को लेके जो उनके साथ हुआ प्रेगनेंसी के टाइम, अपलोड करते हैं फ़ोटोज़ को अपने नए छोटे छोटे बच्चे की, नवजात शिशु वगैरह की। डिजिटल कंपनी जैसे यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो डेटा माइनिंग और एनालिसिस के माध्यम से वो कंटेंट दिखाती हैं उन बच्चों के हिसाब का, जिससे उनकी अटेंशन और बढ़ती है। अब स्क्रीन, बहुत चीज़ें हैं स्क्रीन, कुछ स्टिमुलाई फ्रॉम द स्क्रीन लाइक कलर, साउंड, स्टोरीज़, ये बहुत तेज़ी में बदल रही है। इससे क्या होता है ना कि जो सेंसरी ओवरलोड है रिलीज़ करने का हार्मोन्स, हैप्पीनेस का बच्चों में, इससे क्या होता है ना, देखो अच्छा आया, ये गुल्ली पुल्ली पुल्ली मैकडॉनल्ड, तो उसमें क्या है, बच्चे बड़े अच्छे हो रहे हैं, बच्चे खुश होते हैं उसको देखे देखे। बच्चे से फ़ोन छीन लो, ऐसे चिल्लाते हैं जैसे पता नहीं क्या ही छीन लिया। अब स्कूल्स की वजह भी है। देखिए, पैंडमिक की वजह से क्या हुआ ना, बच्चों को सब ऑनलाइन डिजिटल लर्निंग कर दी। इससे अवेयरनेस तो क्रिएट करी नहीं, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट तो डाला नहीं, बस ऑनलाइन ही डाल दिया। तो पेरेंट को भी लगता है कि भैया टेक्नोलॉजिकल डिवाइस होना चाहिए, नहीं तो काम कैसे होगा। अच्छा, बच्चों की बात करें तो डिजिटल वर्ल्ड बच्चों को मदद करता है अपने रियल लाइफ चैलेंजेस से बाहर निकलने में। कुछ जैसे अट्रैक्ट हो जाते हैं इससे, तो प्रेशर होता है ये फ्रॉम पीयर्स कि भाई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करना है, लेटेस्ट गेम्स, हमें लेटेस्ट एप्लीकेशन यूज़ करनी है। सरकार की बात करें तो देखिए, सेपरेट रेगुलेशन सरकार ने नहीं बनाई अडल्ट्स और बच्चों के लिए, ये एक वजह है। अब स्टेक होल्डर्स, उनका कंसर्न क्या है? देखो, सरकार और पब्लिक अथॉरिटी कहती है कि ये लॉज लाना है, प्रोटेक्ट करना है इसको, ऑनलाइन अब्यूज़ को प्रोटेक्ट करने के अगेंस्ट। पेरेंट्स और केयर गिवर्स कि ये कंसर्न है कि भैया अबाउट द प्रोटेक्टिंग, बच्चों को प्रोटेक्ट करना, ऑनलाइन खतरा ना हो। स्कूल कहते हैं कि भैया हमको डिजिटल लिटरेसी देनी है। प्राइवेट सेक्टर कहते हैं हमें ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जो बच्चों के लिए हो, सेफ़ हो। और बच्चे कहते हैं कि हमें तो, मेरे पास भी तो राइट है इंटरनेट यूज़ करने का, तो हम भी करेंगे। अब देखो, सोशल मीडिया जो बच्चे यूज़ करते हैं उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इम्पैक्ट हैं। समझते हैं क्या है। देखो, अलग अलग सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हो सकता है मदद करती हैं रीडिंग में, राइटिंग में, काउंटिंग वगैरह में, गेम्स के माध्यम से। यूनिवर्सल वैल्यू की बात करें तो बच्चे जानते हैं, समझते हैं, है ना, ये सीखते हैं कि दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू रिस्पेक्ट करना है और ज़्यादा टेंशन नहीं लगते हैं यूनिवर्सल मॉरल्स को, वैल्यूज़ को, क्योंकि ये इंटरेक्ट होते हैं लोगों के साथ, पूरे विश्व के लोगों के साथ। सोशल स्किल की बात करें, सोशल मीडिया एक अच्छा अमाउंट ईजीनेस प्रोवाइड करती है कम्युनिकेटिंग में, इंटरेक्ट करने में अलग अलग लोगों के साथ में। इन्फॉर्मेशन बहुत वहाँ होती है, क्रिएटिविटी होती है, जानते हैं ना, आर्ट, राइटिंग, वीडियो कंटेंट इतना भरा पड़ा है। नेगेटिव की बात करें तो साइबर बुलिंग और ऑनलाइन हैरेसमेंट बहुत तगड़ा होता है, एंजाइटी, इससे बहुत डिप्रेशन तक होता है। फेक न्यूज़ इतनी फैलती है क्या बताएं। और उसके अलावा सोशल रिलेशनशिप डिफेक्ट हो जाता है, बच्चे स्ट्रेस हो जाते हैं, है ना, फेस टू फेस कॉन्टैक्ट हो नहीं पाता है, मोबाइल में लगे रहते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूँ, मेरी फ्रेंड की बेटी है, अभी आई थिंक 2-2.5 साल की होगी। वो अच्छी खासी थी, बात करती थी, लेकिन कुछ वक्त उसने उसको फ़ोन दिया, उसके बाद वो एकदम साइलेंट हो गई। अब तो फ़िलहाल शी इज़ रिकवरिंग बिकॉज उससे फ़ोन वगैरह ले लिया गया। बिल्कुल साइलेंट हो गई, उसने एकदम अपनी मम्मी के अलावा किसी से बात करना भी छोड़ दिया। तो ये वजह है। फिर अब डिस्टॉर्टेड सेंस ऑफ रियलिटी, देखो बच्चों की लिमिटेड कैपेबिलिटी है ना, अब समझ नहीं पा रहे हैं ऑनलाइन रियलिटी क्या है, एक्चुअल रियलिटी क्या है, तो एक तरीके से वर्चुअल वर्ल्ड में जीने लगेंगे। फेसबुक डिप्रेशन, अब बच्चे जो हैं वो अफ्रेड हो जाते हैं कि भैया इन्हें लाइक नहीं आ रहे, बढ़िया है ना, और फेसबुक पे मान लो फोटो डाली, अब लाइक नहीं आ रही, अब क्या करा जाए। हाँ, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, अब देखो फिजिकल एक्टिविटी होएगी नहीं, सोएंगे नहीं, मोबाइल में लगे रहेंगे, बड़े लगे हैं, छोटे तो छोड़ दीजिए, तो इससे हेल्थ में प्रॉब्लम आएगी। वे फॉरवर्ड की बात करें तो
पेरेंट्स कंट्रोल करें, बच्चों को समझाएं चीज़ें, है ना, टेक्नोलॉजी का बढ़िया यूज़ करें कि लेटेस्ट सॉफ्टवेयर का, प्राइवेसी सेटिंग का, ताकि डेटा कलेक्शन कम से कम हो। रेगुलेशन सरकार भी लेकर आए, इंटरनेट प्रोवाइडर का भी रोल बढ़िया है इसमें, है ना। और स्कूल्स वगैरह जो है वो भी बच्चों को ये पढ़ाएं कि तुम्हें कितना यूज़ करना चाहिए इंटरनेट। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देना चाहिए, जैसे फिट इंडिया मूवमेंट वगैरह प्रमोट करा जाए ताकि वो चलें बाहर, दौड़े औड़े भी। और इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन गाइडलाइन ऑन चाइल्ड ऑनलाइन प्रोटेक्शन 2020 की हैं, इन्हें अडॉप्ट करें, यूज़ करें अलग अलग कंट्री, उसके स्टेक होल्डर्स, इस तरीके से कि भैया नेशन वाइड और लोकल कस्टम लॉज में इसको ज़रूर डालें। तो ये टॉपिक हो गया। अब नेक्स्ट हमारा है वो है सर्कुलर माइग्रेशन का टॉपिक। न्यूज़ क्या है, देखिए बहुत सारे एक्सपर्ट्स के हिसाब से जो इंटरनल माइग्रेशन इंडिया के अंदर देखा है ये हमेशा सर्कुलर रहा है, विद द सीजनल फ्लो ऑफ माइग्रेंट्स फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया। हिंदी में समझ लीजिए तो सर्कुलर माइग्रेशन क्या होता है। देखिए क्या होता है कि कुछ सीज़न के टाइम पे गांव से लोग शहर आ जाते हैं, है ना। ये भी इस मोटे मोटे तौर पे ये समझिए। अब समझते हैं कि डिटेल से सर्कुलर माइग्रेशन क्या है। देखिए कोई इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन तो है नहीं, लेकिन जनरली ये ऐसा चीज़ें होता है जब रिपीटेड माइग्रेशन एक्सपीरियंस होते हैं, जिसमें एक इमिग्रेशन फिर एक रिटर्न। मतलब क्या हुआ कि एक बंदा एक जगह से बाहर गया, फिर वहाँ वापस आया, यहाँ से ही फिर वापस शहर गया, फिर यहाँ से वापस आया। इसका मतलब कि ये लगातार घूम ही रहा है। परमानेंटली भी हो सकता है, टेम्परेरी भी हो सकता है। मतलब कुछ वक्त के लिए गया फिर वापस आ गया। और वैसे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड लेबर की इतने टाइम आइए काम करिए, दूसरी जगह गया और लोग जो है वो वहाँ काम करें और फिर वापस आ गए। तो ये ऐसा फिनोमेना है जहाँ लो इनकम ग्रुप्स में जो होते हैं वो जाते हैं, सीजनली अवेलेबल जो भी जॉब होती हैं दूसरे देशों में या सिटी में या प्लेस में, वो करके आते हैं। फ़ायदा क्या होता है इसका, फ़ायदा समझेंगे, पर उसके पहले इस चार्ट को समझ लेते हैं कि क्या वजह होती है सर्कुलर माइग्रेशन देखने को मिलता है। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, इजी ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है ना। उसके अलावा अनइवन डेवलपमेंट होता है, कुछ लिबरेशन के बाद देखने को मिला है, कहीं पे तो अच्छा डेवलपमेंट है, कहीं नहीं है, तो जहाँ है वहाँ लोग जाते हैं। सोशल नेटवर्क बढ़िया हो रहा है तो यूथ अर्बन सेंटर्स में जाना पसंद करते हैं। उसके अलावा जॉब की ग्रोथ बढ़ती है मैन्युफैक्चरिंग में, कंस्ट्रक्शन में, सर्विसेज सेक्टर में, इसलिए यह देखने को मिल रहा है। फ़ायदा क्या है समझते हैं। देखिए डेवलपमेंट जो स्टेट्स का है, सिटीज़ का है, उनकी ज़रूरतों को वो बैलेंस होता है। सिमिलरली इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिविजुअल का भी बढ़ता है, रिड्यूसेस ब्रेन ड्रेन। देखो होता क्या है कि अगर हमारे यहाँ इंटरनल माइग्रेशन हो रहा है तो इससे जो है कहीं और बाहर बंदा नहीं जाएगा, तो हमारे यहाँ से ये ब्रेन ड्रेन की समस्या नहीं होगी, बल्कि ब्रेन सर्कुलेशन ही रहेगा। एड्रेस करेगा लेबर मार्केट की शॉर्टेज को, मान लो कहीं पे लेबर नहीं है, कहीं पे ज़्यादा है, तो वहाँ से ये पूरा कर देगा। रिस्क इनकम इंस्टेबिलिटी का कम होगा, क्योंकि बाय स्प्रेडिंग इट बिटवीन द विलेज एंड सिटी, इनकम अपॉर्चुनिटी दोनों आपस में बढ़ जाएगी। प्रेशर जो परमानेंट इमिग्रेशन का है वो भी कम होगा, लोग फैमिली से दूर रहते हैं, कल्चर चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, तो सब नहीं होता है, इलीगल माइग्रेशन वगैरह से बचते हैं। फिर सर्कुलर माइग्रेंट से क्या होगा, ज़्यादा वो अपने घर पैसा भेज पाएंगे एज रेमिटेंसेस, है ना। अब जो लोग घर नहीं ही आते हैं तो उसमें क्या होता है ना कि वो बेचारे वहीं रहेंगे तो उनका खर्चा वहाँ ज़्यादा लग जाता है, ऐसे यहाँ पे ज़्यादा पैसा भेज सकते हैं अपने घर में। कल्चरल एक्सचेंज बढ़िया होगा, है ना, बाय एक्सपोजिंग इंडिविजुअल्स टू डिफरेंट कल्चर्स, आइडियाज़ एंड प्रैक्टिसेस। अब बात आती है चैलेंजेस क्या हैं विद सर्कुलर माइग्रेशन इन इंडिया। देखो एम्प्लॉयर्स एक्सप्लॉयट करते हैं, है ना, वर्किंग कंडीशन साफ़ नहीं है, सोशल सिक्योरिटी बढ़िया नहीं है, लेबर नॉर्म्स अच्छे नहीं हैं, मिनिमम वेजेस नहीं सही मिलती। उसके अलावा सब्सटेंस लेवल एम्प्लॉयमेंट है, लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है, सेविंग कैसे करोगे, एसेट कैसे बनाओगे, लिमिटेड पॉलिसी सपोर्ट है सरकार से क्योंकि डेटा कम है, एक्सक्लूजन है पॉलिटिकल प्रोसेस से, है ना, कि कुछ डेस्टिनेशन एरियाज़ में, और ज़्यादातर डिस्ट्रेस वल्नरेबिलिटी है। मेजरली सर्कुलर माइग्रेंट्स जो है उनको डिसएडवांटेज ग्रुप से आते हैं, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता। उसके अलावा कुछ और इश्यूज़ भी हैं, सोशल आइसोलेशन, लैंग्वेज का बैरियर, जॉब की अनसर्टेनिटी होना, एंटी माइग्रेंट सेंटिमेंट, जहाँ पे मान लो जैसे कि कोई व्यक्ति यहाँ से गया यहाँ, अब यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनका ये कहना है कि बाहर से लोग आके हमारे जॉब अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लिए दे रहे हैं। हम लोगों के साउथ की स्टेट्स में बहुत देखने को मिल रहा है ये। तो फिर वहाँ जो जाएगा काम करने के लिए वो परेशान ही तो रहेगा ना, ये कुछ वजह है। अच्छा, तो इंटरनल माइग्रेंट्स इन इंडिया को लेके क्या कदम उठाए गए हैं। तो पहला, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1979 सबस्यूम्स इन द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड। ये कहता है कि एक डिसेंट वर्किंग कंडीशन हो, मिनिमम वेजेस मिले और दुख दर्द को दूर करने वाला एक मैकेनिज्म हो, प्रोटेक्शन मिले, अब्यूज़ या एक्सप्लॉयट ना करा जाए, स्किल्स को और सोशल सिक्योरिटी को बढ़ावा दिया जाए इंटर स्टेट माइग्रेंट्स के।
फिर कुछ सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर स्कीम भी हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जो लाइफ और डिसेबिलिटी कवर देती हैं नेचुरल और एक्सीडेंटल डेथ से। इसके अलावा प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन पेंशन स्कीम भी है, जो ओल्ड एज सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है मंथली पेंशन के फॉर्म में। वे फॉरवर्ड की बात करें तो एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटा सर्कुलर माइग्रेंट्स को लेके उन्हें कलेक्ट करा जाना चाहिए नेशनल और रीजनल लेवल पे पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के माध्यम से। उसके अलावा प्रोवाइड करिए सेफ्टी नेट, इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह ये सस्ती मत दी है ना, इनकी स्किल बढ़ाइए, ऐसी स्कीम्स लाइए। उसके अलावा कोऑर्डिनेट करिए सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के साथ में, एक अच्छा जो है लॉज बने और साथ में डेडिकेटेड पॉलिसीज़ लेकर आए सरकार, जिससे माइग्रेंट लेबर फोर्स को फॉर्मल इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के साथ मेल जुला के चले। प्रोटेक्ट करें माइग्रेंट के राइट्स को ताकि इनके खिलाफ एक्सप्लॉयटेशन ना हो। तो ये कुछ बातें हैं। हम तो ये सोचते हैं कि इतना बड़ा देश है, इतनी सारी चीज़ें आती हैं ना इसके अंदर, इतनी सारी चीज़ें कि मतलब मैं तो सोच के ही हैरान हो जाती हूँ कि कहना कितना आसान होता है कि अरे तो क्या ही कर दिया है, इसको डील कर दिया तो, लेकिन कितना ही टफ है। खैर नेक्स्ट बात करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स की। न्यूज़ में क्यों है समझिए, क्योंकि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 रिलीज़ हुआ है बाय कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हिल्फ के द्वारा, जो कि एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आयरलैंड और जर्मनी से हैं। इसके स्कोर की बात करें तो ये एक ऐसा, पहले समझिए इसका बात क्या है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक ऐसा तरीका है जिससे हम मेजर और ट्रैक करते हैं हंगर को, कितनी भुखमरी है पूरे विश्व में, रीजन में और नेशनल लेवल पे भी। इसकी जो स्कोर होते हैं वो बेस्ड होते हैं कुछ 4 कंपोनेंट की वैल्यूज़ पे। पहला अंडर नरिशमेंट, जो शेयर है पॉपुलेशन का जिसमें इनसफिशिएंट उनको कैलोरी मिलती है, तो अंडर नरिशमेंट देखते हैं। चाइल्ड स्टंटिंग देखते हैं, मतलब जो बच्चा है जिसकी उम्र जो है 5 साल से कम है, उसकी हाइट कम है अपनी उम्र के हिसाब से, तो इससे ये क्रॉनिक अंडर न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। ठीक। चाइल्ड वेस्टिंग की, जो चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब होता है कि अगर जो बच्चा है जिसकी उम्र 5 साल से कम है उसका अपनी हाइट के हिसाब से वेट कम है, तो ये दिखाता है कि अक्यूट अंडर न्यूट्रिशन है। और चाइल्ड मोर्टेलिटी, मतलब जो शेयर है बच्चे का जो बेचारे 5th बर्थडे से पहले मर जाते हैं, तो पार्टली रिफ्लेक्ट करते हैं फैटल मिक्स ऑफ इनएडुकेट, या तो उसको सही से खाना या न्यूट्रिशन नहीं मिला, या अनहेल्दी इन्वायरमेंट में रहा वो। तो इन 4 बेसिस पे निकालते हैं, या तो एक अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी। अब इनका परसेंटेज क्या होता है, 1/3 होता है अंडर नरिशमेंट का, 1/6 होता है चाइल्ड स्टंटिंग का, चाइल्ड वेस्टिंग का 1/6 होता है, चाइल्ड मोर्टेलिटी का 1/3 होता है, तो निकलता है GHI का स्कोर। अब इसका देखिए इसकी सीवियरिटी कैसी है हंगर स्केल पे, एक्सट्रीमली अलार्मिंग है अगर 50 या उससे ज़्यादा स्कोर आया तो, अलार्मिंग है अगर 35 से 49.9 तक का है, सीरियस है अगर 20 से 34.9 है, मॉडरेट है अगर 10 से 19.9 है, और लो है अगर इक्वल्स टू या आपका लेस देन है 9.9। ठीक। अब देखिए क्या पता लगाया पूरे विश्व में, तो ग्लोबल ट्रेंड 2015 से देख रहे हैं तो बहुत ही कम प्रोग्रेस हुआ है हंगर को कम करने में, हंगर से लड़ने में। कोविड-19 में, रशिया यूक्रेन वॉर में तो इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज पे जो पड़ा है, इससे बहुत दिक्कत देखने को मिली है। साउथ एशिया और अफ्रीका साउथ ऑफ द सहारा, ये वर्ल्ड के रीजन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा हंगर लेवल देखने को मिलता है। इसके स्कोर 27 ईच देखने को मिलता है। इंडिया रीडिफाइन में इंडिया की रैंक 111 आई है। हम लोग तो इसी को देख के हंस रहे थे, 125 कंट्री में हम 111 हैं। जहाँ से हम दूसरों को भेज देते हैं खाना, यहाँ हम 111 हैं। हमारा स्कोर 28.7 है। मान लो सीरियस इसको कैटेगराइज करा गया है GHI सीवियरिटी और हंगर स्कोर को लेके, मतलब हालांकि स्लाइड इम्प्रूवमेंट है इंडिया के स्कोर में, पहले 29.2 था 2015 में। इंडिया में हाईएस्ट चाइल्ड वेस्टिंग रेट देखने को मिला है विश्व में 18.7, तो इससे अक्यूट अंडर न्यूट्रिशन दिखाता है। साथ में यहाँ पे 58.1 प्रेवलेंस है एनीमिया की, मतलब खून की कमी की औरतों के अंदर जिनकी उम्र 15 से 24 साल है। सरकार ने क्या इशू रेस करा है ना GHI को लेके, देखो मेथड का 4 इंडिकेटर में से 3 इंडिकेटर यूज़ करे जाते हैं इस इंडेक्स को डिफाइन करने में, ये तो हेल्थ से बच्चों के रिलेटेड है, ठीक है ना, तो हमारी पूरी इंटायर पॉपुलेशन को तो रिप्रेजेंट करेंगे नहीं। जैसे चाइल्ड स्टंटिंग हो गया, वेस्टिंग हो गया, अंडर 5 मोर्टेलिटी हो गया, ये तो वजह है ना, सीरियस दूसरे फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि पानी की दिक्कत है, सफाई नहीं है, जेनेटिक्स की दिक्कत है, इन्वायरमेंट या यूटिलाइजेशन है, फूड इनटेक का, अपार्ट फ्रॉम हंगर, मान लो उसको खाना खा ही नहीं रहा तो
सरकार ने ये भी कहा स्मॉल सैम्पल साइज है। अब देखो भैया, अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन जो है उसका जो प्रोपोर्शन है ये बेस्ड होता है ओपिनियन पोल पे, जो बहुत ही छोटे। अब जरा से इतनी बड़ी पॉपुलेशन हमारी, जरा से लोगों पे तुम टेस्ट कर लोगे तो कैसे, मान लो उस एरिया पे तुम टेस्ट कर रहे हो जहाँ पे जो है वाकई में दिक्कत है। तो रिपोर्ट में इंडिया की रैंक कम हो गई है क्योंकि एस्टिमेट जो प्रपोर्शन ऑफ अंडर नरिश्ड का पॉपुलेशन का है इंडिया के लिए वो 16.3% है। डेटा का यूज़, सरकार सवाल ये उठाती है कि डेटा जो आप उठा रहे हो चाइल्ड वेस्टिंग का फ्रॉम NFSH 5 इंस्टेड ऑफ पोषण ट्रैकर, डेटा रिकॉर्डर ऑन पोषण ट्रैकर पोर्टल ये दिखाता है चाइल्ड वेस्टिंग तो सिर्फ 7.2% है 7.24 करोड़ में, जो कि 5 साल से कम बच्चे हैं, ठीक है ना। और WHO ने रिकॉग्नाइज करा पोषण ट्रैकर को कि एग्जाम्पलरी प्लेटफॉर्म है ना, फ्लॉलेस कलेक्ट करता है यूटीन एडमिनिस्ट्रेशन डेटा को न्यूट्रिजन पे लेके। तो अब सरकार के इनिशिएटिव क्या है इस भुखमरी से लड़ने के लिए? देखिए, सरकार लेकर आई थी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 को, जिसमें राइट टू फूड एक स्टैट्यूटरी राइट डाला गया था। इसके अलावा जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना आई थी, प्रधानमंत्री वंदना योजना आई थी, पोषण अभियान लाया गया था, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन जिसे कहते हैं कि पूरा पोषण प्रोवाइड कर सकें, पोषण ट्रैकर जैसे मैंने बताया वो आया था, ईट राइट मूवमेंट आया था, है ना, कि ईट हेल्दी राइट सस्टेनेबल फूड। कंक्लूजन में ये है कि जो GHI 2023 है ना, ऑन गोइंग जो स्ट्रगल है अगेंस्ट हंगर वो दिखाता है, जो डाइवर्स क्राइसिस की वजह से हो रहा है विश्व भर के अंदर। इंडिया की जो क्रिटिक है GHI के मेथड को लेके, है ना, वो भाई देखो ना, सीधी सीधी बात है कि इंडिया ने भी कुछ अपनी बात रखी है। इम्परफेक्शंस होने के बावजूद भी इंडिया को अपना मैल न्यूट्रिशन का इशू जो है भैया डील करना चाहिए। अगर लगता है कि दिक्कत है तो उसे सॉल्व करना चाहिए, पॉलिसीज़ लेकर आइए, हंगर और मैल न्यूट्रिशन से लड़िए। अब स्पोर्ट्स इन इंडिया की बात करें तो न्यूज़ में क्यों रहा कि 19th जो एशियन गेम्स इंडिया के हुए, इसने एक नया, मतलब 19 जो एशियन गेम्स हुए उसमें इंडिया ने एक नया माइलस्टोन अचीव करा बाय क्लिंगिंग 107 मेडल्स हम लेकर आए, जिसमें 28 हम गोल्ड लाए, 38 सिल्वर लाए और 41 ब्रॉन्ज लेकर आए। न्यूज़ के बारे में और बात समझिए, इंडिया की रैंक 4th प्लेस पे रही और ये जो फीट थी वो इंडिया की प्रीवियस फीट ऑफ 70 मेडल्स थे हमारे 18th एशियन गेम्स में, अब इतने ज़्यादा हो गए हैं। चाइना खैर टॉप पे रहा है, वहाँ पे 383 मेडल्स आए हैं, उसके बाद जापान और रिपब्लिक ऑफ कोरिया का नाम आता है। अब इंडिया के अंदर अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो इंडिया में स्पोर्ट्स लिस्ट करा गया है एंट्री नंबर 33 के अंदर, लिस्ट 2 में संविधान की, और ये ज़रूरी है अंडर द डोमेन ऑफ फेडरल स्टेट। करंट स्पोर्ट्स गवर्नेंस मॉडल जो इंडिया के अंदर है वो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स जो है, उसमें कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और कुछ दूसरे इंस्टीट्यूशन जो काम कर रहे हैं प्रमोट करने के लिए स्पोर्ट्स ट्रेनिंग को अंडर SAI। फिर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने ये इनके अंदर स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन है, नेशनल और स्टेट स्पोर्ट्स फेडरेशन वगैरह हैं, और नॉन ओलंपिक स्पोर्ट्स जैसे क्रिकेट वगैरह हो गया, उसमें फेडरेशन लाइक बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI, ये आप सुनते रहते होंगे, ये डायरेक्टली एफिलेटेड है इस विद द रिस्पेक्टिव इंटरनेशनल बोर्ड्स। अब फैक्टर्स क्या हैं इस जो हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई उसको लेके? देखिए, स्पोर्ट्स गवर्नेंस 2011 में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने इंप्लीमेंट किया था नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड ऑफ इंडिया को। एम ये था कि हम ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी भी लेकर आएंगे इस नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन की फंक्शनिंग में और प्रमोट करेंगे अच्छी गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को, ताकि स्पोर्ट्स को नेशनल लेवल पे मैनेज किया जा सके। इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेनिंग की बात करें तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाया है, जैसे कि स्टेडियम वगैरह को सेटअप किया है अलग अलग देश के हिस्सों में, एफर्ट्स लिए हैं वर्ल्ड क्लास कोच लाने में, स्पोर्ट डॉक्टर्स ट्रेनर्स और को लाने के फॉरेन कंट्रीज से। फंडिंग भी दी है, बजट एलोकेशन स्पोर्ट्स का बढ़ाया गया है। फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने जो है यहाँ पे जो बजट था वो 11% से बढ़ाया था 23-24 में इन कंपैरिजन टू 22-23। स्टेट्स का रोल बताएं तो यूपी जो है इसने इनिशिएटिव लाया 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट स्कीम का। कॉर्पोरेट का देखें तो इनकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ताकि प्रमोशन हो स्पोर्ट का, कम्युनिटी बेस्ड स्पोर्ट्स रहे, रिकॉग्नाइज करा सोसाइटी ने भी, है ना। तो बट रीसेंट टाइम्स में एथलीट्स अलग अलग फील्ड से वो भी रिकॉग्नाइज करते हैं सोसाइटी, मतलब देखो ना कितना जो है सोसाइटी कितना सम्मान नहीं देने लग गई है, कितने जो अभी लाते तो उनको कितना ऊपर बढ़ाया जा रहा है ना, बढ़ावा देते हैं।
फिर इंटरनेशनल इवेंट होस्ट करना, अभी हमने देखा है कि इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस एक्सपोजर है इंडियन एथलीट्स का अलग अलग वर्ल्ड क्लास टूर्नामेंट में जो होस्ट होते हैं, होम लाइक द इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट। तो ये सब चीज़ें हैं। अब आपके दिमाग में आता होगा कि मैम इंपॉर्टेंस क्या है स्पोर्ट्स की। देखो, फिजिकल मेंटल हेल्थ अच्छी करता है, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलता है, हमारी सॉफ्ट पावर बढ़ती है, ट्रेडिशनल कल्चर हमारा प्रमोट होता है, यूनिटी और इक्वालिटी प्रमोट होती है, यूथ को और एम्पावर करता है, रेवेन्यू आता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आती हैं। तो अब बात आती है चैलेंजेस क्या फेस हैं इस स्पोर्ट को प्रमोट करने में। देखिए, स्पोर्ट्स हायरार्की, यहाँ पे हायरार्की की कमी है ना, ग्रास रूट लेवल से नेशनल लेवल तक आने में यहाँ पे प्रॉपर नहीं है, जिसका मन करा गया, जिसका मन करा नहीं करा। गवर्नेंस की कमी है ना, चेंजिंग नेचर है सोसाइटी का, सोशल एक्टिविटी का। देखो, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, डिजिटाइजेशन बढ़ रहा है, तो बच्चे घुसे रहते हैं फ़ोन के अंदर, तो स्पोर्ट में कहाँ जाएंगे। कमी है, रेम्यूनरेशन नहीं है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, माता पिता सोचते हैं भैया कमाएगा क्या अगर खेलता रहेगा तो। फंडिंग की कमी है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट भारत के अंदर देखें ना तो ट्रेनिंग पूरी तरह से स्पोर्ट्स ओरिएंटेड है, बहुत फोकस दिया जाता है साइकोलॉजिकल, देखा जाए तो साइकोलॉजिकली एथलीट्स को नहीं, वो कहेंगे सीधा ट्रेनिंग करो ट्रेनिंग करो। कोई दूसरी वजह भी है, जैसे रीजनलिज्म इन सिलेक्शन एंड फैसिलिटी, जैसे स्टेट जैसे हरियाणा पंजाब है उनके में बेटर फैसिलिटी है, लेकिन सेक्सुअल हैरेसमेंट देखने को मिलता है, तो बहुत ज़्यादा टू मच इंपॉर्टेंस दी जाती है क्रिकेट को यहाँ पे। ये सब वजह हैं। अच्छा, क्या कदम उठाए गए प्रमोट करने के लिए स्पोर्ट्स को। तो टॉप्स दैट इज टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम इंस्ट्रूमेंटल है ये इंश्योर करने में कि कोर ग्रुप ऑफ एथलीट्स जिनमें सारी ज़रूरी पर्सनल सपोर्ट दिया जाए इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सपोजर, हायरिंग हो, स्पेसिफिक कोचेस की ट्रेनिंग हो, और कंपटीशन ट्रेनिंग एंड कंपटीशन अब्रॉड, ये सपोर्ट करा जाए बाय द नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड के द्वारा। और खेलो इंडिया स्कीम आई थी, मतलब सपोर्ट करा गया है ऐसा समझो। खेलो इंडिया स्कीम भी है एक, स्कीम का मेन फोकस ये है कि हम नेशनल लेवल प्लेटफॉर्म बनाएं एथलीट्स के लिए, ताकि वो अपना टैलेंट यहाँ दिखा सकें और उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाए अच्छे से। इसके अंदर खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस भी डेवलप करे गए हैं हर स्टेट के अंदर। फिर है फिट इंडिया मूवमेंट, जो फिजिकल फिटनेस और स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा देता है इंडियंस के बीच में। ये लोगों को सारी उम्र के कहता है कि आप एक्टिव और हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करिए। नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, इंडिया की पहली डेडिकेटेड नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को सेटअप किया गया था मणिपुर में। तो क्या कदम उठाने की ज़रूरत है ताकि और स्पोर्ट्स अच्छे से और इम्प्रूव हो। तो स्पोर्ट्स एजुकेशन को आप पार्ट बनाइए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का। इसे पाने के लिए काफ़ी ज़रूरी है कि स्पोर्ट्स करिकुलम फ्रेमवर्क को ड्राफ्ट करिए, इसको टेस्ट करिए कुछ स्कूल्स में, और इस हिसाब से लेकर आइए, सजेशंस वगैरह लीजिए इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के और इम्प्लीमेंट करिए इसे देश भर के अंदर। फिर स्पोर्ट एसोसिएशन को देखना चाहिए ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, ताकि उनको भी सुपरवाइज़ कर सकें। स्पोर्ट प्रोफेशनल को स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में ध्यान देना चाहिए। रीजनल डिस्पैरिटी जो है उनको आपको दूर करना है, फंडिंग बढ़िया प्रोवाइड करनी है, एम्प्लॉयमेंट मिले, है ना, मतलब स्पोर्ट्स की बेसिस पे भी वैकेंसीज कुछ लेकर आएँ ताकि लोगों का मनोबल बढ़े, और रिकॉग्नाइज और चेंजिंग माइंडसेट। तो इससे क्या होगा, सारे स्पोर्ट्स टीवी और दूसरे मीडियम के माध्यम से कवर करे जाएँ, तो इससे चीज़ें और बढ़ेंगी। अब इसी से रिलेटेड न्यूज़ इन शॉर्ट में समझते हैं। पहला, ड्राफ्ट गाइडलाइंस फॉर स्कूल टू प्रिवेंट सुसाइड। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिलीज़ करी कुछ गाइडलाइंस, जिसका टाइटल था उम्मीद, दैट इज़ अंडरस्टैंड, मोटिवेट, मैनेज, एम्पैथाइज, एम्पावर एंड डेवलप। ये एक डायरेक्शन से स्कूल्स के लिए, ताकि वो सेंसिटिविटी, अंडरस्टैंडिंग और सपोर्ट प्रोवाइड करें इन केस ऑफ रिपोर्टेड सेल्फ हार्म। तो हर एक चाइल्ड मैटर करता है, एवरी चाइल्ड मैटर्स, ये एक अंडरलाइन बिलीव है डेवलपिंग करने का इन गाइडलाइंस को, ताकि सुसाइड ना बढ़े। सुसाइड एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है पर्सनल और सोशल फैक्टर्स का, जो रियरली होता है एक सिंगल सर्कमस्टेंस की वजह से हो सकता है, या कुछ मान लीजिए बार बार हो रहा है उसके प्रेशर से भी आदमी सुसाइड करता है। मेंटल हेल्थ एक्ट 2017 जो है वो डीक्रिमिनलाइज करता है सुसाइड को इंडिया के अंदर। फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं सुसाइड को, उसमें इंडिविजुअल की जो एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंस है, हो सकता है अब्यूज़ हुआ हो, वायलेंस हुआ हो, या सोशल मीडिया का एडिक्शन वगैरह है, कुछ इंटरनल प्रेशर है ना, टू परफॉर्म वेल इन लाइफ। उसके अलावा स्कूल की बात करें तो पॉजिटिव रिलेशनशिप ना होना अपने टीचर्स के साथ, बुली होना, बच्चा अलग अलग रह रहा है, स्कूल फैमिली कनेक्ट की कमी होना, एकेडमिक प्रेशर होना स्कूल वगैरह से। फैमिली की बात करें तो कन्फ्लिक्ट विद इनस्टेबिलिटी, जैसे डाइवोर्स हो गया, फाइनेंशियल कमज़ोरियाँ हैं, पेरेंट नेगलेक्ट करते हैं, प्रेशर है बच्चों पे कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, बहुत वजह है। कम्युनिटी एंड सोसाइटी की बात करें तो ये स्टिग्मा है कि मेंटल इलनेस है तो तुम बेकार आदमी हो, इससे आदमी डर जाता है। सुसाइड तो सेंसिटाइज और इनसेंसिटिव रिपोर्टिंग सुसाइड केसेस की मीडिया के अंदर, तो ये सब देख के आदमी बढ़ावा हो जाता है। अब
क्या एक्शन लिया गया है टुवर्ड्स प्रिवेंटिंग सुसाइड? तो स्कूल वेलनेस टीम्स को सेटअप किया गया है अंडर लीडरशिप ऑफ स्कूल प्रिंसिपल। इसके अलावा बिल्डिंग कैपेसिटी अलग अलग स्टेक होल्डर्स के लिए, पॉजिटिव स्कूल इन्वायरमेंट को बढ़ावा दीजिए, फिर रिस्पॉन्ड करिए इमीडिएटली और सपोर्ट करिए बच्चों को जो लगता है कि आपको रिस्क पे हैं। नेक्स्ट बताती है श्रेष्ठा स्कीम की, ठीक है। तो अभी तक फाइनेंशियल ईयर 23-24 में जो एक्सपेंडिचर था अंडर द श्रेष्ठ, दैट इज रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज, ये 14.94 करोड़ रुपीज़ रहा। मिनिस्ट्री, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, और टाइप जो रहा है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ऑब्जेक्टिव ये है कि हम गैप को सर्विस डिराइव्ड SC दैट इज शेड्यूल कास्ट डोमिनेंट एरियाज में फिल करेंगे और एक इन्वायरमेंट ऐसा लेकर आएंगे सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्ट करे इन सोशल SCs वगैरह को। बेनिफिट ये है कि हाई क्वालिटी फ्री रेजिडेंशियल एजुकेशन दी जाए गरीब बच्चों को, जो बढ़िया एकदम मेरिटोरियस शेड्यूल कास्ट के बच्चे हैं जो क्लास 9 से लेके 12 तक हैं, ठीक है। आगे समझिए, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, और दूसरा क्या होगा, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ मैल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने एक प्रोटोकॉल को लॉन्च किया। कोलैबोरेशन इसमें था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का, ताकि इस मैल न्यूट्रिशन की जो समस्या है बच्चों में उसे डील करा जा सके। ये प्रोटोकॉल प्रोवाइड करता है डिटेल गाइडलाइंस को, ताकि पता लगाएं, मैनेज करें मैल न्यूट्रिशन बच्चों को आंगनवाड़ी लेवल पे। पता लगाना मैल न्यूट्रिशन, मैल नरिश बच्चों का और उनके ट्रीटमेंट का ये इंटीग्रेट पार्ट है मिशन पोषण 2.20 का। और कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स प्रोटोकॉल की बात करें तो ग्रोथ मॉनिटरिंग करना, एपेटाइट टेस्टिंग, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट मैल नरिश्ड बच्चों का। एपेटाइट टेस्ट में तो बच्चों को फूड दिया जाता है उनकी बॉडी वेट के हिसाब से। अगर बच्चा जो है वो 3/4 ऑफ द फूड नहीं खा पाता है तो ये ट्रांसफ़र ऐसा बच्चा कर दिया जाता है न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर के अंदर। उसके अलावा फॉलोअप केयर होती है जो मैनेज करते हैं ताकि अच्छे से ग्रोथ पैरामीटर्स ध्यान दिए जाएं आफ्टर द इंटरवेंशन। फिर बड़ी मदर, ये एक इनिशिएटिव है जहाँ पे जो माँ है हेल्दी बेबी की, वो गाइड करती है उस बच्चे की माँ को जो मैल नरिश्ड है। आंगनवाड़ी में सेंटर में हर एक हफ्ते आके ये सब गाइडेंस प्रोवाइड करी जाती है। बड़ी मदर का कॉन्सेप्ट पहली बार असम में यूज़ हुआ था। इसके साथ चाइल्ड डाइवर्सिटी को इंकरेज करना, एंड इसने रिकमेंड भी किया माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को इन दी फ्रूट। और यहाँ पे 7.7% जो बच्चे हैं जिनकी 5 साल से उम्र कम है जो सीवियरली वेस्टेड हैं। चलो अब बात करते हैं स्पेक्स 2030 इनिशिएटिव को। देखिए ये एक WHO का इनिशिएटिव है ताकि जो पूरे विश्व भर में विजन इम्पेयरमेंट और ब्लाइंडनेस की समस्या है उसे दूर करें। एम ये है कि हम एक्सेस को इंश्योर करें टू आई केयर एंड ट्रीटमेंट फॉर ऑल को रखें। पर्पस ये है कि हम रिपोर्ट करें नंबर ऑफ लोगों को जो चश्मे लगाते हैं। इंडिया का रोल की बात करें तो इंडिया के अंदर यहाँ पे 100 मिलियन लोग जो हैं उनमें आई केयर और ग्लासेस की यहाँ पे उनको एक्सेस नहीं मिल पाता है। स्पेक्स 2030 जो है ये एक पॉजिटिव बदलाव लेकर आएगा। अब मायोपिया क्या होता है, ये नियर साइटनेस होती है, मतलब इसे आप एक कॉन्केव लेंस जैसे ही लगाओगे, चश्मा लगाओगे तो इससे आप देख सकोगे, करेक्ट कर सकते हो। हाइपरमेट्रोपिया जो होता है वो फार साइटनेस होती है, इसको भी आप कॉन्वेक्स लेंस से, एक कॉन्केव लेंस होता है दूसरा एक कॉन्वेक्स लेंस, इससे आप जो है इसको भी डील कर सकते हो, करेक्ट कर सकते हो, चश्मे लगाओगे देख पाओगे। फिर आता है प्रेस बायोपिया, ये एक धीमे धीमे लॉस होता है आंखों की एबिलिटी का कि वो फोकस नहीं कर पाती अपने पास के ऑब्जेक्ट्स पे। बायफोकल लेंस यहाँ पे प्रिस्क्राइब किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हक्की पिक्की ट्राइब की। आइए पहले ट्राइब के बारे में जानते हैं। ये एक सेमी नोमैडिक ट्राइबल ग्रुप है जो कर्नाटका से है। कम्युनिटी जानी जाती है अपने बर्ड कैचर के लिए जो कि ट्रेडिशनल इनका ऑक्यूपेशन है। जो वर्ड हक्की है इसका मतलब हुआ बर्ड और पिक्की है उसका मतलब हुआ कैच। तो इनका जो ट्रेड करते हैं बर्ड हंटिंग का वो आउटलॉड है एंड ये दे वर रिहैबिलिटेटेड इन द 1970s में इनको किया गया था रिहैबिलिटेट। ये कहे जाते हैं कि एक मैट्रियार्कल ग्रुप है, मतलब जो माता हैं उनको जो है आगे खानदान में माताओं का नाम रहता है और दे कम्युनिकेट इन वागरी। वागरी में ये बात करते हैं। यूनेस्को ने वागरी को एक वन ऑफ द इंडेंजर्ड लैंग्वेज में लिस्ट करा है और दे आर रिनाउंड फॉर द इंडिजीनियस मेडिसिन, जाने जाते हैं अपनी इंडिजीनियस मेडिसिन के लिए।
फाइनली सोशल इश्यूज़ का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वाले जो हम करेंगे उसमें हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी करेंगे। मैं कोशिश कर रही हूँ जल्दी जल्दी इसको कर दूँ क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है और मुझे नवंबर का भी कराना है। तो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और सोशल मीडिया के लिंक्स आप फॉलो कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जय हिंद, जय भारत।